स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद समीर पर। 10th क्लास वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद लेकर आया हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का मतलब, देखिए सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द का मतलब समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना। इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का, संविधान का, इन सभी का सम्मान करना और इनसे प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलिए, यूरोप में भी ऐसी राष्ट्रवाद की प्रेम की जड़ें मजबूत हुई, कैसे हुई, कितने संघर्ष हुए, कितनी क्रांति हुई, इसको आज हम बड़े बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं नए शब्दों पर। नए शब्दों में सबसे पहला शब्द आता है निरंकुशवाद। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या ऐसा शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि इस प्रकार का राजा जिसको कोई भी कंट्रोल में ना कर सके, यानी कि जो किसी के भी कंट्रोल में ना आता हो, बड़ा क्रूर शासक हो, ऐसे शासक को निरंकुश शासक कहते हैं और ऐसी सत्ता को निरंकुश सत्ता कहते हैं। अब कल्पनादर्श क्या है, ये दूसरा शब्द देख लेते हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, यानी कि सिर्फ कल्पना करी गई है, वो रियल में नहीं हो सकता, वो सच में नहीं हो सकता और होना असंभव भी है। आइए अपने तीसरे शब्द पर ध्यान दें, जनमत संग्रह। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि कोई भी फैसला जनता से एक तरीके से सलाह ली जाती है। अब जनता जिस उस फैसले पर अगर ज़्यादातर हाँ या राय देंगे तो वो फैसला मान लिया जाएगा, ज़्यादातर अगर जनता उस पर ना यानी कि राय नहीं देंगे तो वो फैसला नहीं माना जाएगा, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। चलिए चौथे शब्द रूढ़िवाद पर। देखो, रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। देखो, सीधे शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो रूढ़िवाद पुरानी परंपराओं को जो बरकरार रखना चाहते हैं, जो आज भी पुरानी परंपराओं को मानते हैं और पुराने बनकर ही थोड़ा सा रहना चाहते हैं। बदलाव वो भी चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बदलाव हों लेकिन धीरे धीरे हों, पुरानी चीज़ों को भी लोग अभी भी माने। ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों को रूढ़िवादी क्या कहा जाता है। चलिए अपने चौथे शब्द पर आते हैं, नारीवादी। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध, जो भी व्यक्ति या जो भी विद्वान महिलाओं के हितों का ख्याल रखते हैं या महिलाओं के अधिकारों का ख्याल रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं उनके लिए, वो नारीवाद कहलाते हैं। चलिए विचारधारा। विचारधारा क्या है? एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचारों का समूह है। विचारधारा मतलब कि ये समाज कैसी विचारधारा को मानता है। जैसे आप अभी पहले पढ़कर आए होंगे या नहीं पढ़ा होगा, तो एक पूंजीवादी विचारधारा होती है, एक समाजवादी विचारधारा होती है। तो पूंजीवादी विचारधारा अमेरिका ने अपना रखी है और समाजवादी विचारधारा रूस ने अपना रखी है। ऐसी विचारधाराएँ होती हैं जो देश में बटी होती हैं, ठीक है। और नृजातीय, अब ये नृजातीय क्या है? देखो, एक साझा नस्ली, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, वो उसकी नृजातीय कहलाती है। भाई, सबकी अपनी अपनी एक क्षेत्र की पहचान होती है, अपनी एक जाति होती है, एक नस्ल होती है, उसे कहते हैं नृजातीय। अब रूपक, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक, यानी कि किसी चीज़ को आप दिखाना चाहते हो। जैसे आप पॉलिटिकल पढ़ते हो, पॉलिटिकल में भी जब बहुत सारे कार्टून्स होते हैं, कार्टून्स के ज़रिए हमें बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति लालच करता है तो उसका एक कार्टून बनाकर दिखाना है कि लालच कैसे कर रहा है, कैसे नहीं करता है। तो कार्टून के ज़रिए जब हमें कोई बात समझाई जाए, चित्र के ज़रिए, मूर्ति के ज़रिए, तो वो होता है रूपक, किसी के रूप की। अब 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। सरायू के कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए थे। यानी कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सरायू, उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई और उसके जो उसने संसार रचा उसे कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया नाम दिया गया। और जिनकी पहचान उनके कपड़े और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। उसने हर तरह के, हर यूरोप के देश के लोगों को एक अपने सपने में देखा एक तरफ। और यह दिलचस्प है कि जिस समय सरायू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। ऊपर से स्वर्ग से ईसा मसीह,
संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए थे और चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। यानी कि फ्रेडरिक सलाइयो ने बताया कि जब उन्होंने चित्र देखा तो उन्होंने साथ साथ आसमान में और ईसा मसीह को भी देखा, संतों को भी देखा और फरिश्तों को भी देखा, जो ये दिखा रहे हैं कि हमें सब भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं कि हमें मिलकर रहना चाहिए। अब ये अर्नेस्ट रेनन क्या है? अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? देखो, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी कि उसकी एक भाषा होती है, एक नस्ल होता है, एक धर्म होता है और ऐसे क्षेत्रों से एक राष्ट्र बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। यानी कि राष्ट्र ऐसा नहीं है, बहुत पुरानी कहानी होती है राष्ट्र की, उस पर कई महान पुरुषों के नाम होते हैं और कई महान पुरुषों ने अपने राष्ट्र के लिए बलिदान भी दिए होते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलाकर एक राष्ट्र बनता है। इन्होंने अर्नेस्ट रेनन ने अपने भाषण में राष्ट्र का मतलब बताया। अब राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है कि राष्ट्रों को एक अस्तित्व में होना चाहिए। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल आज़ादी गायब हो जाएगी कि दुनिया का एक कानून बन जाए और दुनिया को संभालने वाला एक हो जाए तो स्वतंत्रता एकदम गायब हो जाएगी। अब चलो देखते हैं सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखो, 9th क्लास में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था कि फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में लुई 16 के खिलाफ हुई थी, फ्रांस की क्रांति। और एक निरंकुश राजा था फ्रांस के अंदर और उसने लोगों को बहुत परेशान कर रखा था। टैक्स की दरें जो थी, ब्याज वगैरह जो लेता था, वो बहुत ज़्यादा लेता था लोगों से। सभी लोग उनसे परेशान थे और अपने फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने वहाँ संघर्ष करा, क्रांति करी। तब जाकर लुई 16 ने वहाँ गद्दी छोड़ी और फिर फ्रांस में लोगों का शासन आया। यानी कि राजतंत्र को ख़त्म कर प्रजातंत्र का शासन आया। आज इसी के बारे में हम थोड़ा सा अब आगे से पढ़ेंगे। वो तो 9th क्लास की कहानी थी, यहाँ 10th क्लास में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखो, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सबसे पहला आता राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। जैसे कि आपको याद होगा कि 1789 फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, जिसको लुई 16 नाम कह सकते हैं। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। ठीक है, अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16 को हरा दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने एक तिरंगा झंडा चुना, अपना खुद का, एक आज़ादी का, दिखाया कि हमने मतलब वहाँ के ध्वज को बदलकर एक नया ध्वज चुना। जैसे हमारे देश में भी हुआ था आज़ादी के बाद, हमने नया झंडा चुना। हमारे भी झंडे में 3 ही कलर हैं। एस्टेट जनरल, अब एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली, देखो नेशनल असेंबली रख दिया गया। एस्टेट जनरल क्या थी ये समझ लेते हैं। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। राजा ही यह तय करता था कि यह बैठक कब बुलाई जाए और इसमें पादरी, कुलीन और सामान्य वर्ग के लोग बैठा करते थे, आया करते थे। ठीक है, अब ये थी एस्टेट जनरल, जिसका बाद में नाम बदलकर फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। यानी कि जब राष्ट्र आज़ाद हो जाता है तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। पेरिस में जो फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब, यह एक राजनीतिक क्लब था, जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। अब जैकोबिन क्लब क्या होता है ये समझ लो पहले। यह एक राजनीतिक क्लब था जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते थे, की स्थापना करने लगे। अब भाई देखो, क्रांति अगर यूरोप एक महाद्वीप है, पहले तो ये समझ लेते हैं यूरोप एक पूरा महाद्वीप है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, जिसमें आपका फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ये छोटे छोटे नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे देश आते हैं। और फ्रांस के अंदर जैसी क्रांति हुई तो यूरोप के अन्य देशों में भी क्रांतियाँ होना शुरू हो गई थी। जहाँ जहाँ निरंकुश शासकों का राज था, फ्रांस के लोगों को देखकर
लोगों ने अपने देशों में भी क्रांतियां करना शुरू हुई कि जैसे फ्रांस के लोगों ने निरंकुश शासक को हराया, वैसे हम भी निरंकुश शासक को हरा सकते हैं। अब सबसे पहले हम नेपोलियन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो भाई, नेपोलियन, फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। 1789 से लेकर सन 1804 तक वहाँ प्रजातंत्र का शासन था, यानी कि लोगों का शासन था। फिर अचानक से 1804 में नेपोलियन आया। नेपोलियन 1804 में फ्रांस की सत्ता को हासिल करा और प्रजातंत्र को ख़त्म करके फिर दोबारा से राजतंत्र को स्थापित किया। अब फिर उसने एक नेपोलियन नागरिक संहिता भी बनाई, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है। कब बनाई? सन 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार थे बहुत सारे फ्रांस के अंदर, वो सब खत्म कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया और सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जितने भी किसानों के ऊपर कर्जे हो रहे थे, है ना, जमींदारों के, जागीरदारों के, उन सारे कर्जों से नेपोलियन ने उन्हें आज़ाद कराया। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी, संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। यानी कि नेपोलियन जब आया तो थोड़े बहुत सुधार हुए। ये आपके सामने जो भी आ रही हैं सारी बातें, सारे सुधार हैं उसके। अब फिर आगे, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी, सब ने चखी। यानी कि नेपोलियन के आने से बहुत से लोगों को थोड़ी बहुत आज़ादी मिली। अब देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली या स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब राजशाहियों यानी कि डचियों और कैंटेनों में बटे हुए थे। पहले इनके नाम राजशाहियों, डचियों और कैंटेनों में बटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे, और इन सारे इलाकों में सीधा सीधा निरंकुश राजाओं का राज था। और हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। ठीक है। अब देखो, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब कुलीन वर्ग हम सभी जानते हैं, देखो 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा या पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो, 6th क्लास 7th क्लास से। कुलीन और अभिजात और सामंत, ये तीनों वर्ग या जमींदार, ये 3 या 4 तरह के जो वर्ग होते हैं, ये अमीरों का वर्ग होता है। कुलीन वर्ग उस टाइम दूसरा वर्ग था। आप सभी जानते हो कि 3 वर्ग थे पहले, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। पहले वर्ग में सबसे ताकतवर यानी कि राजा आता था, दूसरे वर्ग में कुलीन और अमीर लोग आते थे, और तीसरे वर्ग में किसान और गरीब लोग आते थे। ठीक है, पिछड़े लोग। अब कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग क्या है? सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी कि कुलीन वर्ग जो था वो यूरोप का सबसे ताकतवर वर्ग था। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक होते थे और राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के लिए बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, यानी कि वो अपनी ही रिश्तेदारी में शादी किया करते थे, अपनी ही अमीर लोगों के साथ शादी किया करते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन बहुत अमीर और ताकतवर थे ये। और जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। और पश्चिम की ज़मीन अगर देखी जाए यूरोप की, तो वहाँ ज़्यादातर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, यानी कि 1750-60 के दशक में आपकी औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड में। देखो, औद्योगिक क्रांति मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ का आना। सबसे पहले नई नई टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में आरंभ हुई है सबसे पहले। और आपको पता, आपने पढ़ा भी होगा, या नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, कि सबसे पहले भाप का इंजन कहाँ बना, है ना, ये सभी इंग्लैंड में बने। और भी छोटे छोटे आविष्कार हुए हैं, और एक तरीके से आविष्कारों की जो शुरुआत है उसे ही औद्योगिकरण कहते हैं। जब नए नए आविष्कार दुनिया में आना शुरू हो गए, तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुए। अब इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा के क्षेत्र के लोगों से बने थे। देखो, जब औद्योगिक क्रांति आई तो सीधी सी बात है, जब औद्योगिक क्रांति आएगी तो मशीनें आएंगी, मशीनें आएंगी तो कारखाने बनेंगे, कारखाने बनेंगे तो मजदूर आएंगे उनमें काम करने के लिए। तो बहुत सारे मजदूर तो गाँव छोड़ कर, खेती बाड़ी छोड़ कर शहरों में आ रहे थे और कारखानों में काम करने के लिए। सिर्फ वो ये सोच कर आ रहे थे कि खेती से कम मेहनत करनी पड़ेगी कारखानों में। ठीक है। और बाकी आप पहले भी क्लासों में पढ़ चुके हो, जब वो ये सोच कर आए कि कम काम करना पड़ेगा खेतों से,
तो लेकिन यहाँ शहरों में आकर उन्होंने हालात देखा तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ इलाका था, सैलरी कम मिलती थी यानी कि मजदूरी, और पूरे 12-12 14-14 घंटे कारखानों में काम करना पड़ता था। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उन्होंने खेतों को छोड़कर या अपने गाँवों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है। देखो उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। सबसे पहले उदारवाद यानी कि उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। उदारवाद माने आज़ाद। एक तरीके से उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। उदारवाद चाहते थे कि व्यक्ति को पूरी तरह से आज़ादी दे दो और कानून के समक्ष बराबरी दे दो सबको। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी परंपरा, ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। जैसे आज हम लोकतंत्र के उसमें रहते हैं, भाई लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, और आज जो सरकार बनी है वो सब हमारी सहमति से बनी है। तो उदारवाद भी ऐसी सरकार को ही पसंद करते थे, उसको ही जोड़ देते थे जो लोगों की सहमति से बने। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासकों और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति। जब से फ्रांसीसी क्रांति हुई उदारवादियों ने निरंकुश शासक को भी खत्म करने की कोशिश करी, पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की भी समाप्ति कर दी। भाई पादरी वर्ग उस टाइम जो है उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे थे जितनी तरह से आज करते हैं, लेकिन पादरी वर्ग भी उस टाइम गरीबों पर, किसानों पर जुल्म ढाते थे, टैक्स लेते थे, कर लेते थे, है ना। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन उदारवादी ये कहते थे निजी संपत्ति के स्वामित्व पर उसी का हक होना चाहिए जिसकी वो निजी संपत्ति है। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कानून के समक्ष सबको बराबरी दे दें तो वोट डालने का अधिकार भी सबको दे दें। देखो वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। पहले जो है सिर्फ वोट डालने का अधिकार संपत्तिवान और अमीर व्यक्तियों को ही था, है ना। ये उदारवादी भी मानते थे। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। यानी कि जो गरीब हैं व्यक्ति और जो महिलाएं हैं उन्होंने भी राजनीतिक आंदोलन चलाए राजनीतिक अधिकारों को मांगने के लिए कि हमें भी वोट डालने का अधिकार दो। और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। उदारवाद कहता था कि आर्थिक क्षेत्र को और मजबूत करना है तो जितने भी आपने नियंत्रण लगा रखे हैं, बंद लगा रखे हैं, यानी कि प्रतिबंध होते हैं ना जिन्हें रोक टोक लगा रखी है, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। यानी कि वस्तुओं का आना जाना लगा रहने दो, चलने दो, व्यापार को एकदम खोल दो। वो इसके पक्ष में था कि जितने भी प्रतिबंध लगा रखे हैं उन्हें हटा दो। 1833 में हेम्सबर्ग ने न्यूरेम्सबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। यानी कि देखो एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क से गुजरना पड़ता था अपना सामान बेचने के लिए। तो इतने सारे प्रतिबंध लगाए रखते थे सीमाओं पर, इसलिए उदारवादियों ने इन सारे प्रतिबंधों को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई। और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था उस व्यक्ति को, और शुल्क अक्सर वस्तुओं का वज़न या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। शुल्क जो लगता था वस्तु का या तो वज़न देखकर लगता था या उसका आकार देखकर लगता था। अब देखो भाई 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यानी कि 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो रूढ़िवादी सरकार आई। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यानी कि अब रूढ़िवादी आ गए सत्ता में। और आपको भी पहले बताया था मुख्य शब्दों में कि रूढ़िवादी जो हैं ये उस तरह के लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं को आज भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये जैसे ही आए इन्होंने राजतंत्र को द्वारा लिया है वापसी, चर्च के जितने भी अधिकार थे वो सारे वापसी ले आए, वो ऊंच नीच और संपत्ति और परिवार को भी इन्होंने वापसी बनाए रखा। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे, लेकिन सारे रूढ़िवादी लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से माना जाए। यानी कि कुछ रूढ़िवादी ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि जो है मतलब हमें अब आगे की तरफ सोचना है, आगे के बारे में सोचना है। मतलब वो भी पुराने दौर में नहीं जीना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम होगा। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ रहा है यानी कि टेक्नोलॉजी, तो राजतंत्र जब ही मजबूत होगा जब आधुनिकीकरण को और मजबूत कर देंगे हम, ये सोचा था उन्होंने रूढ़िवादियों ने। और 1815 की वियना संधि में
उन कई सारे बदलावों को ख़त्म कर दिया गया जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। यानी कि 1815 की वियना संधि वो थी, जितने भी सुधार किए गए थे ना नेपोलियाई युद्धों में, वो सब खत्म कर दिए गए। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी, लेकिन 1815 में जो फ्रांस के अंदर रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई ना, वो भी निरंकुश ही थी। और वह आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी, यानी कि अपनी बुराई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी वो। और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। यानी कि जो भी रूढ़िवादियों की सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता था, वो उसको दबा देती थी। जैसे आप जानते हो नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया में आप जानते हो, उत्तर कोरिया में किंग जॉन नाम का जो वहाँ का कम्युनिस्ट है, तानाशाह है, उसके खिलाफ कोई बात करता है तो वो उसको मतलब सज़ा देते हैं। तो कहने का मतलब एक तरीके से निरंकुशवाद और तानाशाह एक तरीके से ऐसे ही चल रहा है। जैसे हिटलर था, हिटलर की कहानी भी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में। हिटलर एक तानाशाह था जो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो ऐसे ही 1815 में नेपोलियन को हराकर रूढ़िवादी लोग आए और जो अपनी खिलाफ एक भी बुराई बर्दाश्त नहीं करते थे। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्र और मुक्ति के विचार झलकते थे। तो यानी कि रूढ़िवादियों ने सेंसरशिप के नियम बनाए और अखबार हो या किताब या नाटक, उन सब चीज़ों इन सब में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जो फ्रांसीसी क्रांति को दोबारा से ला सकें, यानी कि स्वतंत्रता की जो भावना है उसको दोबारा जगाए। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अखबार हो या किताब हो या नाटक हो, इनमें से उन सब चीज़ों को हटा दिया गया जो इनके खिलाफ थी, यानी कि जिसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित करती रही, लेकिन उदारवादी फिर भी हार नहीं माने। 1815 में जब रूढ़िवादी आ गए फ्रांस के अंदर, तो उदारवादियों ने अपनी कोशिश जारी रखी और नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। किसकी आज़ादी? प्रेस की आज़ादी। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, प्रेम लिख दिया है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। प्रेस की आज़ादी, प्रेस मतलब छपाई की। उदारवादियों ने रूढ़िवादियों से इतना कहा कि आप कुछ नहीं तो कम से कम हमें प्रेस की आज़ादी दे दो। प्रेस की आज़ादी मतलब हमें छापने की तो आज़ादी दे दो कि हम कुछ भी छाप सकें। देखो भाई, आप जानते हो कि रूढ़िवादी अपने खिलाफ एक भी चीज़ छापने नहीं दे सकते थे, क्योंकि उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी कि जो भी चीज़ छपेगी वो हमारे अनुसार छपेगी और हमारे पक्ष में छपेगी, यानी कि विपक्ष में नहीं छपेगी, हमारी बुराई नहीं छपेगी उसमें। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि कम से कम प्रेस की आज़ादी दे दें। अब देखो भाई, क्रांतिकारी किसे कहते हैं? 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी, यानी कि नए नए क्रांतिकारी निकल कर आए। ऐसे ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियोसेपी मैत्सिनी, और उनका जन्म 1807 में जोनोआ में हुआ था। यानी कि जोसेफ मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। अब वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना करी, यानी कि ग्रुप बनाए। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा वर्ग था यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस और इटली और जर्मनी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। अब जोसेफ मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। जोसेफ मैत्सिनी ने इटली के अंदर रूढ़िवादियों के खिलाफ काफ़ी सारी कोशिश और प्रयास करे और आखिरकार जोसेफ मैत्सिनी ने अपने जो संगठन बनाए थे उनकी मदद से और क्रांति करके रूढ़िवादियों को हरा दिया। अब क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक की कहानी। देखो भाई, 1830 और 48 तक की कहानी में क्या था? पहला विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ और उसमें बूर्बो राजा जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था। देखो, बूर्बो राजा वही है जो 1815 में नेपोलियन को हराकर रूढ़िवादियों ने बूर्बो राजा को बैठाया था गद्दी पर। अब वो 1830 में हार गया था। उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, यानी कि दोबारा फिर एक और बार 1830 में रूढ़िवादियों को उदारवादियों ने हरा दिया। उदारवादी द्वारा आ गए और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। यानी कि द्वारा से एक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप था। और मैटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मैटरनिख ने बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अब सबसे पहले हम आते हैं अगले टॉपिक पर, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना पर।
देखो भाई, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या है? राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। राष्ट्रवाद ऐसे नहीं फैलता, देश से प्रेम ऐसे नहीं फैलता युद्धों से और क्षेत्रीय विस्तार से, बल्कि कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया है। आइए हम रूमानीवादी को देखें, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे रूमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में ही निहित है, यानी कि सच्ची जर्मनी जो संस्कृति है ना, सच्ची जर्मनी संस्कृति वो उसके आम लोगों में मिलेगी, अमीर लोगों में नहीं बताया, आम लोगों में। और राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीतों, जन काव्यों और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। राष्ट्र की जो सच्ची आत्मा है वो वहाँ के लोकगीतों, काव्य और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारे राष्ट्रीय गीत है, जब ये बजाए जाते हैं, यानी कि जब ये चालू किए जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अपना आप खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपने राष्ट्रगान की, ठीक है ना। ऐसे ही तो ये भी यही कहना, राष्ट्र की सच्ची आत्मा वहाँ के लोकगीतों में, काव्यों में और लोक नृत्यों से प्रकट होती है। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भाई होती है भाषा, है ना, सब देश की एक पर्सनली भाषा होती है और उसको हर कोई अपनाना चाहता है, सब उसकी रक्षा भी करना चाहते हैं। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया और इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। अब पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। ठीक है, अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं लेकर आऊँगा जल्द ही, और अभी हाल ही के लिए यहाँ तक। और उसके बाद जो हम इसके बाद जो अन्य टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है भूख कठिनाई और जन विद्रोह। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ को आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मैं ऐसी ही वीडियो और बनाता रहूँगा और आपको मनोरंजन भी कराता रहूँगा। ठीक है।